क्या एक परफेक्ट स्ट्रेटजी होनी चाहिए एक आईटी प्रोफेशनल्स की? क्योंकि हम देखते हैं कि आईटी प्रोफेशनल कई बार एक जो बहुत बढ़िया रन उनका चलता है नौकरी में, उसमें वो कहीं ना कहीं फिजूल खर्ची पर ज़्यादा फोकस करते हैं, अपने जो लाइफ है उसको बेहतर तरीके से जीने पर फोकस करते हैं, भविष्य की चिंता कम करते हैं। हाय प्रशांत। आपने सही बताया कि टिपिकली इस टाइम पे जो रिसेशन फियर्स का लेऑफ्स या छटनी जो आप जिसको रेफर कर रहे हैं, उस पे जो इम्पैक्ट है वो ज़्यादातर आईटी कंपनीज के सेक्टर के एम्प्लॉयज़ पर है। बट मैं कहूँगा कि आईटी को जनरलाइज करके पूरे सेक्टर में लेऑफ का फियर मेरे मुकाबले मेरे एस्टिमेट की तरफ से काफ़ी ज़्यादा जनरलाइजेशन है। एक्चुअली ये ज़्यादा इम्पैक्ट करता है डिजिटल स्टार्टअप्स और डिजिटल फर्स्ट कंपनीज को, लाइक ई कॉमर्स, मे बी ट्रैवल, मे बी पेमेंट्स, मे बी गेमिंग, जो जो डिजिटल ओनली सेक्टर्स थे जिनकी बहुत ज़्यादा डिमांड थी उनके प्रोडक्ट्स की ड्यूरिंग पैंडेमिक और वर्क फ्रॉम होम, बिकॉज लोगों के पास थोड़ा टाइम था। तो जैसे नेटफ्लिक्स की बहुत ज़्यादा डिमांड थी, या गेमिंग कंपनीज की बहुत डिमांड थी, एडटेक कंपनीज की बहुत सारी डिमांड थी। तो एक डिमांड रैशनलाइजेशन हो रहा है आफ्टर वर्क फ्रॉम ऑफिस रिज्यूम होने के बाद, या स्कूल्स खुले होने के बाद, या जनरली बिकॉज लोग ऑफिस के बाहर स्टेप ऑफिस और घर के बाहर लोग बाहर जा रहे हैं, तो उनके पास उतने डिजिटल प्रोडक्ट्स यूज करने का टाइम नहीं है या नीड नहीं है उतनी ज्यादा। तो इसकी वजह से इम्पैक्ट वहां पर ज्यादा है, ना कि पूरा ट्रेडिशनल आईटी इकोसिस्टम पे अभी तक उतना इम्पैक्ट नहीं है। तो इनमें जो एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं उनके लिए एक बहुत जरूरी है कि फाइनेंशियल प्लान बनाया जाए उनके लिए, और उनको स्टेप्स लेनी चाहिए कि कैसे एक वो जो रेसिशन फियर शायद उनको नहीं है, शायद उनको है, एटलीस्ट प्रिपरेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे आपने बताया कि इंडिया पे उसका इम्पैक्ट कितना पड़ेगा, कितना ज्यादा होगा, कम होगा, किसी को पता नहीं है, लेकिन इट्स ऑलवेज बेटर टू बी प्रिपेयर्ड। सो प्रिपरेशन इंपॉर्टेंट है, और एक फाइनेंशियल प्लान होना उस चीज के लिए बहुत ज्यादा अनिवार्य है इन माय ओपिनियन राइट नाउ। बिल्कुल। संतोष जी, एक चीज़ समझना चाहेंगे कि इमरजेंसी फंड की बात आती है, एक बहुत बड़ा पहलू है। इमरजेंसी फंड कितना ज़रूरी है किसी के लिए भी, और किस तरह से इमरजेंसी फंड की जो पूरा स्ट्रक्चर है वो होना चाहिए? सो प्रशांत, इस शो पे हम लोग बहुत बार फाइनेंशियल प्लानिंग की बात करते हुए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट को कवर करते हैं जो कि इमरजेंसी फंड है। सो आई थिंक अगर हम रिसेशन की तैयारी, या अगर आपको एक ले ऑफ या अपनी जॉब इनसिक्योरिटी के लिए प्लान करना है, तो सबसे पहले आपको पास ये फाइनेंशियल प्लानिंग का पहला पहलू जो है कि हैविंग एन इमरजेंसी फंड, ये होना चाहिए। इमरजेंसी फंड का मतलब ये है कि जब आप कोई ऐसे एक्सपेंडिचर में फंस जाते हैं जो कि कंप्लीटली अनप्लान्ड हो, कंप्लीटली आप अनप्रिपेयर्ड थे उस चीज को फेस करने के लिए, वो आ जाए और आप फाइनेंशियली उसको विदाउट एनी लोन, किसी और से पैसे उधार लिए हुए, या कोई चीज कॉम्प्रोमाइज, लाइफस्टाइल को कॉम्प्रोमाइज नहीं करते हुए उस एक्सपेंस को झेल पाएं। टिपिकली ये एक्सपेंसेस हेल्थ कंडीशंस में आते हैं, या फिर अगर आपके पास जॉब नहीं है तो आपको अपना घर चलाने में इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो ये एक एस्पेक्ट है कि डिपेंडिंग ऑन आपकी जो करियर ग्राफ है, आप किस स्टेज पे करियर में हैं, उसके हिसाब से बनना चाहिए। टिपिकली एक जनरल रूल ऑफ थंब हम कहेंगे कि 3 से 6 महीने का हर इंडिविजुअल के पास इमरजेंसी फंड होना चाहिए। इसका मतलब ये कि आपके जो भी खर्चे हैं, आपकी रेंट या हाउस ईएमआई, या आपके बच्चों की स्कूल की फीस, या आपके घर चलाने का खर्चा, या आपके मिनिमम लाइफस्टाइल एक्सपेंसेस जो रहेंगे, जो आप कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते, आप उनको इंक्लूड करिए, ऑल फिक्स्ड एंड वेरिएबल एक्सपेंसेस, और आप अंदाज लगाइए एक महीने में आपको कितना खर्चा लगता है, और आप उसको 3 से 6 महीने से मल्टीप्लाई करके अपने लिए कम से कम रखिए। अगर आप ऐसे कोई सेक्टर में काम करते हैं, जैसे कोई डिजिटल फर्स्ट कंपनी हो, उनके प्रोडक्ट की डिमांड कम हो चुकी हो, तो अगर आपका जॉब सिक्योर है तो शायद आप 6 से 9 महीने का प्लान कर लीजिए। लेकिन आपका जॉब इनसिक्योर है, या आपको लगता है कि आपको आपकी जॉब उतनी सेफ नहीं है जो आज कुछ टाइम पहले थी, तो आप 9 से 12 महीने का प्लान करिए। अगर ये प्लान करेंगे तो आप कोई भी
फाइनेंशियल अनप्लान्ड एक्सपेंडिचर आ जाए या कोई नौबत आ जाए, तो आप प्रिपेयर्ड रहेंगे और आप ऐसे कोई एक्सपेंसिव लोन या लाइफस्टाइल कॉम्प्रोमाइज करने के मुकाम पे नहीं पहुंचेंगे और अपनी जिंदगी अच्छे से जी सकते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। एक और पहलू है संतोष जी, जिसको हम आपसे डिस्कस करना चाहेंगे। खुदा न ख़ास्ता और भगवान न करे कि किसी भी तरह से किसी की नौकरी जाए, उसके बावजूद नौकरी चली जाती है और कई बार ऐसी लायबिलिटीज़ सामने वाले व्यक्ति के पास होती हैं जो एग्जॉस्ट कर देती हैं इमरजेंसी फंड को। तो कौन-कौन सी ऐसी लायबिलिटीज़ हैं, चाहे लोन की हों चाहे बाकी चीज़ों की, जिनको कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा इंतज़ार ना करते हुए आपको उसका जो भी इमीडिएट रास्ता है वो निकाल लेना चाहिए और बहुत ज़्यादा और अगर वेट भी करना है, अगर इंतज़ार भी करना है या किसी और नौकरी के लिए आप ट्राई कर रहे हैं, तो उस उम्मीद में भी कितना वेट करना चाहिए? सो प्रशांत, एक्चुअली इसमें दो पहलू हैं। एक है कि आपके पास कितना लोन है या आप कितनी ईएमआईज पे करते हैं, और दूसरा एस्पेक्ट है कि और ईएमआई ना बढ़े या और लोन ना लेना पड़े इमरजेंसी में, उसके लिए प्रिपेयर्ड रहें। तो दोनों को कवर करते हैं। पहला ये कि आपके पास एक एडिक्वेट हेल्थ इंश्योरेंस खुद का होना चाहिए। इंडिया में एक्चुअली काफ़ी इंडिविजुअल्स जो कि सैलरीड एम्प्लॉयज़ हैं, वो हेल्थ इंश्योरेंस खरीदने को उतना महत्व नहीं देते हैं, क्योंकि एम्प्लॉयर इन इंडिया बहुत ऑलमोस्ट एवरी एम्प्लॉयर आपको प्रोवाइड करता है एक रीजनेबल अमाउंट ऑफ हेल्थ इंश्योरेंस के साथ। लेकिन जब आपके पास जॉब नहीं होता और जब आपका जॉब जाता है, तो हर कंपनी आपको हेल्थ इंश्योरेंस एक्सटेंड नहीं करके देती है। आजकल कुछ कुछ स्टार्टअप्स में जहाँ ले ऑफ हुए हैं, वहां पे प्रॉमिस किया गया है कि अगले 6 महीने तक या 1 साल तक आपका हेल्थ इंश्योरेंस वैलिड रहेगा, क्योंकि आपने खुद का इंश्योरेंस नहीं लिया होगा तो। लेकिन अधिकतर कंपनीज आपका हेल्थ इंश्योरेंस रोक देंगी जैसे ही आपका जॉब जाएगा। तो आपको प्रिपेयर होना जरूरी है कि आपके पास खुद का हेल्थ इंश्योरेंस होना चाहिए। और ये मैं सिर्फ रिसेशन के प्लानिंग के हिसाब से नहीं बोलूंगा, मैं बोलूंगा कि फाइनेंशियल प्लानिंग तौर पे एवरी इंडिविजुअल के पास खुद का एक हेल्थ इंश्योरेंस बहुत जरूरी है। और वैसे भी एम्प्लॉयर हेल्थ इंश्योरेंस पे डिपेंड नहीं रह सकते, क्योंकि उनकी लिमिट्स कम होती हैं, को पेमेंट कंडीशंस होती हैं, कभी कभी पेरेंट्स कवर नहीं होते, पूरे फैमिली मेंबर्स कवर नहीं होते। तो आपके पास होना ही चाहिए। लेकिन खास करके आप एक्सपेक्ट करें कि आपकी जॉब उतनी सिक्योर नहीं जितनी पहले थी, तो आपको पहले हेल्थ इंश्योरेंस खरीदना चाहिए। मैं कहूंगा कि इमरजेंसी फंड खरीद बनाना जितना इंपॉर्टेंट है, उतना ही इंपॉर्टेंट हेल्थ इंश्योरेंस होना चाहिए आपके लिए। दूसरी चीज ये है कि अगर आपकी फाइनेंशियल कंडीशन ऐसी है, तो आपको प्रिपेयर होना चाहिए कि आपके पास लोन्स जो हैं उनको आप कम करते जाइए। तो दो तरीके होते हैं कि आप ऐसे पहले लोन को चुकाइए जो कि एक अधिकतर या ज्यादा इंटरेस्ट रेट के ऊपर है, क्योंकि अगर इंटरेस्ट रेट ज्यादा है तो वो आपकी परचेसिंग पावर को कम भी करता है और नेगेटिव कंपाउंडिंग आपकी लाइफ में ऐड करता है फिनेंसेस में। तो आप पहले ऐसे लोन को पकड़िए, आइडेंटिफाई करिए कि जो ज्यादा इंटरेस्ट रेट के ऊपर, पहले उसको चुकाइए और ट्राई करिए कि आप अपनी ईएमआई से ज्यादा पेमेंट पर मंथ करें, सो दैट आपका लोन जल्दी चुक जाए। और एक खतरा यह है कि अगर रिसेशन आता है और अगर इंटरेस्ट रेट भी बढ़ जाते हैं, तो आपकी लोन और महंगी हो जाएगी। तो अब ट्राई करिए कि आप लोन पहले चुकाइए और वो लोन पहले आइडेंटिफाई करिए जो आपकी ज्यादा इंटरेस्ट रेट के ऊपर हो। तो ये दोनों चीजें साथ में करेंगे तो आपकी काफी लाइफ सॉर्ट हो सकती है और आप प्रिपेयर रह सकते हैं फॉर एनी काइंड ऑफ इवेंचुअलिटी ऑन फाइनेंसेस। बिल्कुल, बिल्कुल। बहुत अहम सलाह संतोष आपकी तरफ से आती हुई और हम ये भी देखते हैं कि मंदी की आहट हुई नहीं, एक आशंका हुई नहीं और लोग इसे सेंटिमेंट समझकर बाज़ार के लिए और बाज़ार से अचानक एग्ज़िट करना शुरू कर देते हैं। तो उनके लिए क्या सलाह होगी आपको? सही बताया आपने प्रशांत। एक्चुअली जब भी रिसेशन होता है या थोड़ा सा करेक्शन मार्केट में आता है, तो बहुत लोग अपनी इन्वेस्टमेंट्स को रोक देते हैं या अपनी इन्वेस्टमेंट्स को निकालने की कोशिश करते हैं। और खास करके आपका अगर जॉब इनसिक्योर है, तो आप शायद ये चीज जल्दी कर बैठेंगे। तो एक्चुअली इसका कोई गोल्डन प्रिंसिपल नहीं है फॉलो करने के लिए, लेकिन कुछ कुछ आप सिंपल रूल बुक एस्टैब्लिश कर सकते हैं अपने लिए। सबसे पहले मैं ये कहूंगा कि जो आपके फाइनेंशियल गोल्स ऐसे हैं जो कि आप कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट लक्ष्य हैं आपकी लाइफ के। फॉर एग्जांपल आपके बच्चों की स्कूल की फीस के लिए आपने कुछ प्लान किया होगा 10th 12th के बाद, या आपने अपनी रिटायरमेंट के एज के आसपास आप आने वाले होंगे, या आप कोई
एक बड़ी चीज प्लान करेंगे कि आपका जो खुद का घर खरीदना था या आपको लोन प्रीपे करना था या फिर कुछ प्लान थे जो कि ऐसे इंपॉर्टेंट माइलस्टोन्स लाइफ के हैं जो आप कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते। अगर आप ऐसे कोई माइलस्टोन्स को देख रहे हैं इन नेक्स्ट 1 और 2 इयर्स, तो आप अपनी इन्वेस्टमेंट्स को रिवैल्यूएट करिए। आप अपने इक्विटी एलोकेशन को कम करिए या बढ़ाइए मत कम से कम, क्योंकि अगर करेक्शन आएगा मार्केट में बिकॉज ऑफ रेसेशन, तो आपकी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू भी कम होगी। तो अगर जो गोल्स आप पोस्टपोन नहीं कर सकते, जैसे बच्चों की स्कूल की फीस को आप पोस्टपोन नहीं कर सकते, तो आप उसको पहले साइड कर लीजिए, अपनी इन्वेस्टमेंट्स को कम रिस्क में डालिए, तो वो करिए। लेकिन ना इन्वेस्ट करना मैं नहीं कहूंगा कि सही तरीका होगा, क्योंकि आप प्लानिंग कर रहे हैं कि रिसेशन आया तो आप क्या करेंगे। इसका मतलब ये नहीं कि आप इन्वेस्ट करना छोड़ दें जब आपके हाथ में जॉब भी है। तो लॉन्ग टर्म कंपाउंडिंग ब्रेक मत करिए, लेकिन जो आपके गोल्स नेक्स्ट 1 या 2 साल में, आप उन पे सतर्क हो जाइए और उनमें से रिस्क कम करने की कोशिश करिए, सो दैट अगर प्रोलॉन्ग रिसेशन आया और आप मार्केट बहुत दिनों तक अच्छे लेवल पे नहीं आया, तो आप कम से कम नुकसान में अपनी इन्वेस्टमेंट ना बेचें। और आपके जो गोल 3 से 5 साल या 7 साल दूर हैं, आप उन पे रिव्यू करिए अपना एसेट एलोकेशन, क्योंकि 3 साल के इन्वेस्टमेंट की आपका एसेट एलोकेशन आपका काफी ज्यादा इक्विटी में, तो शायद आप कम करिए उसको। अगर वो 5 साल है तो आपको उतनी चिंता करने की जरूरत नहीं होगी जितनी एक साल के गोल के लिए होगी। तो डिपेंडिंग ऑन आपके होराइजन, आप अपने गोल्स को रिव्यू करिए और जो गोल इंपॉर्टेंट है उसका पैसा सेव करिए। Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme related documents carefully.